वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। कल आपने फर्स्ट और सेकंड देखा, तो आज से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी शुरू है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में P3 a से b तक वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। तो ये जो लिमिट है इंटीग्रेशन का, आप इसको a और b के बीच में किसी नंबर पर ब्रेक कर सकते हो। मतलब इसको a से लेके c तक, फिर हम इसको c से लेके b तक इंटीग्रेट करेंगे, तो दोनों से वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम आएगा। रिस्ट्रिक्शन ये है कि c शुड लाइज बिटवीन a एंड b। c a और b के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी खुशी नहीं है कि ये तो आप भी समझ रहे हैं कि a और b के बीच में जब हमको इंटीग्रेशन करने आ रहा है किसी फंक्शन का, तो आप क्यों उसको c पर ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे टोटल 3 टाइप हैं जब आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी लगा के फर्दर इंटीग्रेट करना है। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी चॉइस नहीं है, और यदि चॉइस होता तो फिर हम इसको डबल में इंटीग्रेट नहीं करते, सीधा एक ही बार उठा के इंटीग्रेट कर देते, डबल डबल इंटीग्रेशन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, जनरली ये जहां पर आपका ब्रेक होगा, ये फंक्शन पे आपका डिपेंड करेगा। ए से बी पर जब कोई फंक्शन यहाँ पर आता है, तो जनरली यहाँ पर आपके दो फंक्शन है, एक है मॉड्यूलस फंक्शन, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और कई बार फंक्शन भी हमको 2 तरीके से या 3 तरीके से डिफाइन करके दिया होता है, 2 या 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया होता है। मैं सारी सिचुएशन पर एक एक करके आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो टोटल 3 टाइप के सम है व्हेन वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो इसमें सबसे पहला टाइप क्वेश्चन का प्रॉपर्टी थर्ड पर बेस्ड, और वो ये है कि मान लो सपोज इफ यू हैव टू इंटीग्रेट, आपको फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए ये एफ एक्स, आपको इस तरीके से जो मैं आपको बोल रहा था कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपको दिया है, ये 2 फंक्शन यहाँ पे दिए, एक दिया है एक्स प्लस 3 और फिर दूसरा आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये दिया है कि x की वैल्यू लेस देन 3 है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो जब आपको इस तरीके से इंटीग्रेट करने आएगा फंक्शन, 2 से लेके 5 तक इस फंक्शन को सपोज आपने इंटीग्रेट करना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो अब आप देखिए कि डायरेक्ट 2 से 5 तक हमको कोई सिंगल फंक्शन नहीं दिया, 2 से 5 तक ये फंक्शन आपको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। और आप देख रहे हो ये फंक्शन 3 पर अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, और ये जो 3 है ये 2 और 5 के बीच में आता है। तो आप एफ एक्स पूरा का पूरा, या तो एफ एक्स में से आप ये लोगे या ये लोगे, वो डिपेंड करेगा कि एक्स की वैल्यू आपकी कैसी है। तो सोल्यूशन में व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम 2 से लेके 5 तक, तो डायरेक्ट 2 से 5 तक एक सिंगल फंक्शन हमको नहीं दिया, ये 2 से 5 तक फंक्शन एफ एक्स हमको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। 3 पर हमने इस लिमिट को ब्रेक कर दिया, 2 से 3, फिर 3 से 5, बात वही आएगी। अब जब 2 से 3, मतलब जब x का वैल्यू 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटे नंबर के लिए यहाँ पर हम फंक्शन ले लेंगे x प्लस 3 dx, और फिर जब ये 3 से बड़ा होगा तो फिर फंक्शन आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 1 dx ना। अब आप इसको इंटीग्रेट करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो इसका इंटीग्रेट x प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट फ्रॉम 2 to 3, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स आएगा, लिमिट फ्रॉम 3 to 5। एंड व्हेन वी पुट दी अपर लिमिट, जब आप 3 डालोगे
जब आप 2 डालोगे, जब आप 5 डालेंगे तो 125 प्लस 5 130 हो जाएगा, और 3 डालेंगे तो 30 आएगा। तो ये 36 माइनस 25 11 हो जाएगा। तो इट इज 11/2 प्लस 160, ओहो 160 है ना। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 320 321 331 बटा 2, दिस इज दी फाइनल आंसर 331/2। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्योंकि ऑप्शन इतना नहीं दे रखा है। कैलकुलेशन देख लो एक बार। x प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, 3 डालेंगे 6 36 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 5 25, ये तो सही है। 36 11 5 11/2 आता है। और इसका इंटीग्रेशन x³/3 प्लस x आएगा। व्हेन यू पुट दी 5 130 माइनस आता है यहाँ पर, ये 100 बनेगा। ठीक है, तो ये सही है। अभी ये आंसर दिया आपको 211/2, नोट कर लीजिए इसको। तो ये पहला केस है जब आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। ए से बी के बीच में किसी नंबर पर आप इसको ब्रेक करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड केस। अगला क्वेश्चन आप इसमें देखें, जैसे ये दूसरा फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसी कैटेगरी का। सेकंड फंक्शन ये है, प्रॉपर्टी थर्ड पर ही बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे आपको इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना है, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 से लेके 2 तक mod x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पहले भी बताया है कई जगहों पर, जब भी mod x आता है तो पहले आपने mod का साइन अलग करना है, बाकी फिर बाद में आप उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट जो भी पूछा है वो करेंगे। बट mod x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए आप यहाँ पर mod x की ये डेफिनेशन का यूज करके आपने पढ़ा है कि द डेफिनेशन ऑफ mod x, इसका वैल्यू आप प्लस x लोगे जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, माइनस x होता है जब x लेस देन 0 है। और इसलिए टू इवैल्यूएट दिस आप इसको -1 से लेके 0 तक लेके जाओगे, फिर 0 से लेके 2 तक लेके जाएंगे। 0 पर ये ब्रेक होगा mod x, उस पॉइंट पर ब्रेक करना है जिस पॉइंट पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाता हो। तो हमने इसको 0 पर ब्रेक कर दिया, -1 से 0, 0 से 2, बाद वही -1 से 2 आ गई। अब -1 से 0 सारे नेगेटिव नंबर है, इसलिए -x dx हो जाएगा। 0 से 2 तक पॉजिटिव है, इसलिए x dx आएगा ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, लिमिट 0 से -1, और इसका इंटीग्रेशन भी x²/2 हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 से 2। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस तो ये 1/2 आता है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 5/2 आएगा। तो दिस इज दी सेकंड सिचुएशन। और ये दूसरा फंक्शन है जब आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी लगा के इसको फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप करिएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट, -1 से लेके +1 तक mod 1 - x dx का वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कितना आता है? ऑप्शन है 0 - 2 4, 0 - 2 4 +2। करिए आंसर। ये मॉड्यूलस का एक और है, इसके बाद अपन थर्ड टाइप इसमें डिस्कस करेंगे।
समीर कामले करेक्ट है। एक ही आंसर आया, समीर कामले। बी फास्ट, लवकर करा जरा। योजित करेक्ट है। तकदीस अशरफ करेक्ट है। कल्पेश चौधरी चेक करें, रॉन्ग जवाब। चार का आंसर आया, 3 सही 1 गलत, बाकी सब सो रहा है। बी फास्ट, ऐसा धीरे धीरे करोगे। संकेत तुक्का चेक करिए, गलत जवाब। 0 कैसे लिख देते हो भाई तुम लोग? हर क्वेश्चन में ऑप्शन यदि 0 होगा तो 0 करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। गांठ बांध लीजिए इसको। कल भले ही आपने सारे क्वेश्चन करे, उसमें 0 आ रहा था तो अपन 0 पे टिक कर दिए थे। शांतनु मेश्राम करेक्ट है। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो आप। तो दी करेक्ट आंसर इज 2 आता है। एंड सोल्यूशन ये है, सबसे पहली बात, मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन जो है वो 1 पे 0 होता है, इसलिए ये 1 पर अपनी वैल्यूज को चेंज करेगा। 1 से छोटे नंबर्स पर ये नेगेटिव आएगा, सॉरी 1 से छोटे नंबर्स पे ये पॉजिटिव आएगा, और जब आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 से बड़ा डालोगे तो ये नेगेटिव आए। और ये सारे नंबर 1 से छोटे हैं, तो जब आप 1 से छोटा नंबर यहाँ डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब मॉड लगाओ ना लगाओ मीनिंगलेस है। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका सीधा -1 से लेके +1 तक 1 माइनस एक्स dx सीधा सीधा बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। नाउ व्हेन यू पुट दी अपर एंड लोअर लिमिट, व्हेन यू पुट दी 1, दिस इज 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस, जब -1 डालोगे तो ये इतना आएगा। एंड व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और -1 बाई 2 उड़ जाता है। तो करेक्ट आंसर इज 2। कहीं कैलकुलेशन डाउट है तो पूछ लीजिए। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, मॉड आपने हटाना है। बाय द डेफिनेशन मॉड हट गया तो उसके बाद इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आता, मतलब बड़े इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। और एक और क्वेश्चन का मेरे को आप आंसर कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। 0 से पाई तक √1 + cos 2x बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई √1 + cos 2x, अब देखते हैं किसका आता है, बाई 2 dx। 1 + cos 2x बाई 2 है, सॉरी x नहीं, 1 + cos 2x बाई 2 dx, एंड योर ऑप्शंस आर 1 2 3, नन ऑफ दीज। पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। 0 से पाई तक √1 + cos 2x बाई 2। तो दीज आर दी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी नंबर 3। आपको बोला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 3 जगहों पर ये जनरली प्रॉपर्टी यूज होती है। पहला आपको बताया था
जब फंक्शन आपको 2-3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके दिया हो, जैसा आज अपन ने पहला क्वेश्चन किया था। दूसरा, जब भी मॉड आएगा तभी भी ये प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। और तीसरा फंक्शन अभी आपके सामने आने का है, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो सुशांत ठाकरे, चेक करिए अपना आंसर गलत है। अंकित लोनारे, चेक करिए गलत जवाब। सिल्वी गुप्ता, चेक करें गलत जवाब। कल्पेश चौधरी सही है, योजित चेक करें गलत जवाब। एक आंसर करेक्ट है ओनली, कल्पेश चौधरी, चौधरी कल्पेश। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओम प्रकाश यादव करेक्ट है ये भी। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। समीर कामले चेक करें गलत जवाब। चलिए, so here we discuss the solution of this question and the correct option of this question is 2. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 2 आता है इसका आंसर। और आप समझ लीजिए ये इस क्वेश्चन जो है इस प्रॉपर्टी के नीचे लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी इसमें बनती है। और आप इसका सॉल्यूशन देखें, थर्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 4, पेज 3। और सॉल्यूशन 4 में इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक, ये जो रूट 1 प्लस कॉस 2x है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर केवल कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। बस अब एक बात का आप ध्यान रखें, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट डायरेक्ट कैंसिल करके केवल कॉस एक्स मत छोड़ देना, अदरवाइज आपका आंसर 0 आएगा। क्योंकि आप यदि इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हो और 0 से पाई तक कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हो, तो 0 से पाई तक, ठीक है, जो नहीं करना वो मैं बता देता हूँ कि इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया और आपके पास बचा कॉस एक्स डी एक्स। तब इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 ही आना है, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स बनाएगा, 0 से पाई बनाएगा। साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, आपने आंसर 0 किया, ये गलत है। और उसके पीछे रीजन ये है कि आप जब cos x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो 0 से पाई तक cos x फंक्शन का ग्राफ ऐसे चलता है। ये पाई है, ये बीच में पाई बाई 2 आता है और ये 0 आता है। तो 0 से पाई बाई 2 तक इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू -1, दोनों को ऐड करोगे तो उड़ जाता है, ये 0 आएगा। बट दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आपको ये बताया गया है, पहले आपने ये सीखा है कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आपको आउटपुट नहीं देता। स्क्वायर रूट का ग्राफ भी आप जानते हो, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। किसी भी बात पे यदि स्क्वायर रूट लग के आ गया है तो द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ है, यदि आप एक रफ स्केच देखें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एन स्क्वायर रूट फंक्शन। ये होता है ग्राफ, ये एफ एक्स बराबर रूट एक्स का ग्राफ है। किसी भी बात पे रूट एक्स आएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका डोमेन और इसकी रेंज दोनों क्लोज इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। और इसलिए जब आप इसको ऐसा लिख देते हो cos x, तो आप ये देखो
0 से पाई तक cos x पूरा पॉजिटिव नहीं है। यदि यहाँ पर ये साइन बन रहा होता तब ये चल जाता, तब आपका आंसर भी करेक्ट होता, लेकिन आपने यहाँ पे cos x लिख दिया, लिमिट लगा रखी है 0 से पाई, तो 0 से पाई तक cos x हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, 0 से पाई/2 तक पॉजिटिव होता है, और पाई/2 से पाई तक मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। तो आप यहाँ पे गलत हो गए कि आपने बोला कि रूट कॉस स्क्वायर का वैल्यू कॉस है, तो ये जो रूट कॉस स्क्वायर का वैल्यू कॉस है, यदि आप इसको ब्रेक करके देखें तो 0 से पाई/2 तक तो आप सही हो, लेकिन पाई/2 से पाई तक आप रॉन्ग हो गए। मतलब आपने ये बोला कि रूट कॉस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, विच इज रॉन्ग। तो इसलिए जो करने का इसका सही अप्रोच है, कभी भी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब आपको स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल करने आता है, जब ऐसा लगा हो तो आप इसको डायरेक्ट एडजस्ट करिए मत, इसको सीधा उठा के मॉड cos x लगा के छोड़ दीजिए। तो जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटेंगे तो मॉड cos x लगा देंगे। मॉड लगाने का मतलब है ये हमको यदि नहीं पता हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो मॉड लगा देंगे। अब जब ये फर्दर इंटीग्रेट होगा तो इसमें लगेगी ये प्रॉपर्टी। अब देखिए मॉड आ गया, और आप जान रहे हो कि cos x जो है वो 90 डिग्री पे 0 होता है, cos 90 0 होता है, इसलिए ये लिमिट अब पाई/2 पे ब्रेक होगी। तो जब आप इसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे तो ये 0 से पाई/2 तक जाएगा, और फिर पाई/2 से पाई तक आएगा। अब 0 से पाई/2 तक cos पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड सीधा छोड़ देंगे, केवल cos x लिख दो। और पाई/2 से पाई तक cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस cos x dx आएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, ये आपने पढ़ा है, इसकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sin x आती है, या ये तो मैंने आपको डायरेक्टली भी याद कराया है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। ये माइनस बाहर ले लो, इसका भी इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, लिमिट पाई/2 से पाई हो जाएगी। नाउ व्हेन वी पुट दी लिमिट, ये 1 माइनस 0, ये 0 माइनस 1 आता है, एंड आंसर फाइनल 2 आता है। नोट कर लीजिए। तो एक बात जो आपने विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को डायरेक्ट एडजस्ट करके ऐसा इंटीग्रेट नहीं करेंगे। लिमिट देख लीजिए, यदि ये यहाँ पे sin x होता तब आप गलत नहीं हो सकते थे, तब आप सही होते, लेकिन ये cos बन के आ गया, तो इसलिए सो नोट कर लीजिए। नाउ वी मूविंग ऑन टू दी इट्स नेक्स्ट थर्ड केस, प्रॉपर्टी 3 का एक तीसरा केस जिस पर ये प्रॉपर्टी जनरली लगती है, और वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, पेज नंबर 4, प्रॉपर्टी थर्ड है। क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, एंड क्वेश्चन है आपका तो मैंने पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से ले लेता हूँ इसको, कि जैसे सपोज अब आपको आ गया इवैल्यूएट करना कि 0 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को इंटीग्रेट करिए। यहाँ पे मेंशन होगा, जब तक ये मेंशन ना हो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तब तक आप इसको फाइनल एग्जाम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत मानना। जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो आपको दिया जाएगा इस तरीके से कि वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब तक ऐसा ना लिखा हो क्वेश्चन में तब तक आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मत माने, तब तक आप उसको केवल ब्रैकेट माने। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो यहाँ से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये तीसरा कैटेगरी है जब इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो देखिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो स्टेप अप फंक्शन भी आप इसको बोलते हो, और हर इंटीजर पर ये अपनी वैल्यू को चेंज करता है। इसका ग्राफ आपने इस तरीके से बनाया था, 0 से लेके 1 तक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, फिर ये 1 से 2 तक एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, फिर 2 से 3 तक सीढ़ी जैसा ग्राफ मिलेगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है।
तो हर इंटीजर पर ये अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, और इसलिए जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको लिमिट को हर इंटीजर पर ब्रेक करना है। तो सॉल्यूशन का सीधा सीधा स्टेप है कि दी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इट कैन बी रिटर्न, पहले 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2 जाएंगे, और फिर 2 से 3 जाएंगे। हर इंटीजर पर इसको ब्रेक कर दिया। अब आप जानते हो 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, ये 1 है, और 2 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 2 होता है। क्योंकि इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसका जो आउटपुट जब भी निकल के आएगा वो एक इंटीजर आएगा। ये देखिए ये इंटीजर है, ये एक्स के फंक्शन नहीं आते, ये केवल इंटीजर आएंगे। और अब आप इनको जब इंटीग्रेट कर दोगे तो 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 माइनस 1 करके ये 1 आता है, और ये 2 बाहर हो जाएगा तो ये 2 आता है। 0 प्लस 1 प्लस 2 आंसर 3 हो जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन ये निकल के आता है, फाइनल में एक इसका जनरल रिजल्ट आपको बोलूं तो नोट में ये है कि आगे से कभी भी 0 से लेके n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आपको इंटीग्रेट करने आता है, जबकि n आपका कोई नेचुरल नंबर है। तो इसका जो आंसर बनता है वो n इंटू n माइनस 1/2 बनता है। ये इसका फाइनल आंसर, इसको आप डायरेक्टली लर्न करना। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने n की जगह पर 3 डाला, तो ये 3 इंटू 2/2 बनेगा, 2 2 कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। आप यदि यहाँ पे 5 डालोगे तो ये 5 इंटू 4/2 मतलब आंसर 10 आएगा, और एंड सो ऑन। क्योंकि आपने इससे समझ लिया कि हर बारी इसमें ऐसा ही होगा, जब ये 0 से 4 तक दिया होगा तो इसमें एक टर्म और आ जाएगी, 3 से लेके 4 तक 3dx, तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा, 3 बन जाएगा। जब आप यहाँ तक 5 तक लोगे तो फिर ये बनेगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। जब आप यहाँ पर 10 तक लोगे तो ये बनेगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 9। मतलब कहने का कि यदि आपने इसको 0 से n तक लिया है तो इसके पीछे ये याद रखने का हिंट जो है वो ये है कि ये सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर बनता है। जितना आपको दिया उससे एक कम नेचुरल नंबर का सम बनता है, और आप ये फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसको आप n माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो एक तो ये कैटेगरी है। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी आएगा, देखिए ये थर्ड केस है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो आपने थर्ड प्रॉपर्टी लगा के उसको इंटीजर में पहले ब्रेक करना है, और उसके बाद आप फर्दर इंटीग्रेट कर दो, और इसका एक जनरल रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। साथ में अब यदि कहीं ऐसा हो जाए कि जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर तक ही आए, ये नेगेटिव भी आपको पूछे जाते हैं। मतलब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दूं कि मान लो इफ यू हैव टू इंटीग्रेट -2 से लेके +2 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमने ले लिया कि मेरे को -2 से +2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx का वैल्यू निकालना है। तो ये भी हर बार इंटीजर में, भाई आप इसके पीछे भी जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है। आप ये जानते हो कि जब आप इसको ग्राफ प्लॉट किए थे तो यहाँ पर ये वैल्यू -1 आती है, और यहाँ पर आप प्लॉट करोगे तो ये -2 आता है। ये -1 है, ये -2 है। अब मेरे को x की वैल्यू -2 से +2 तक दी है, तो मेरे को इतनी बात में बात करना है। तो पहले मैं -2 से, तो थोड़ा सा लाइन को बढ़ा देना, यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब यदि आप इसको देखो तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या बनेगा, हर इंटीजर पर ब्रेक करना है, तो पहले -2 से -1 जाएंगे, तो -2 से -1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो -2 होती है, ठीक, dx। फिर -1 से 0 तक जाएंगे, -1 से 0 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -1 होता है। फिर 0 से 1 तक जाएंगे, 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, फिर लास्ट में 1 से 2 तक जाएंगे, ये 1 dx होगा।
और जब आप इसको सबको इंटीग्रेट करेंगे तो ये -2 सामने आ जाएगा, x बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, -1 + 2, तो ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये +0 आएगा, ये +1 आएगा, और ओवरऑल फाइनल आंसर आपका -2 आएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो कहने का ये जो मतलब है वो ये है कि -2 से +2 तक भी आपको पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल नेचुरल नंबर आए। ये फॉर्मूला आपके केवल नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है कि जब लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर होगा, तब आप उसमें n-1/2 लगाना। लेकिन जब ये नेगेटिव नंबर्स दिए होंगे तब आप उसको फर्दर मेथड से उसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज -2। ये भी एक पूछा जा सकता है आपसे, तो अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इफ यू हैव एनी डाउट तो उसको पूछ लें। सर हम्म, सर 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हो सकता है ना? 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, उसमें कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 लिखेंगे प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते तो फिर वो c आता है, क्योंकि c को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 बनेगा। ठीक है सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर 5। तो ये टोटल 3 फंक्शन मैंने आपको बताया इस फॉर्मूला पर बेस्ड। 3 कैटेगरी में ये जनरली फंक्शन यूज होता है। अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा था कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बजाय फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा, इसका जो नेक्स्ट भाई है कि मान लो यहाँ पर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे दूं, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ले लिया, तो ये भी इनडायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप हो गया। अब यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट है, दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब आपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डेफिनेशन तो पढ़ा ही है, और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ही ये सॉल्व हो जाता है। आप जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। किसी भी नंबर में से यदि मैं उसका इंटीजर पार्ट हटा दूं तो मेरे को मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट। दूसरा, आपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ पेपर पे ग्राफ भी प्लॉट कर रखा है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। इस तरीके से ग्राफ मिलते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज क्लोज इंटरवल 0 से 1, ओपन इंटरवल 1। So when we have to integrate that, थ्री तक दिया है तो और 3 तक बना लेना, एक और पार्ट उसमें ऐड कर देना। इसी पे तो यहीं खत्म हो गया, रहने दो इसको, बस थोड़ा सा यहाँ पर सरका देना। ये अच्छा, सो बड़ा इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एक फाइनल कंक्लूजन इस रिजल्ट से क्या निकल के आता है वो आप यहाँ पर देख लो कि जब आपको 0 से 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करने आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन ये कंसेप्ट का यूज करके निकाल दूंगा। तो फाइनल जब आप इसमें फर्दर प्रोसीड करोगे सॉल्यूशन में, तो 0 से 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का जब आपको इंटीग्रेशन करना है तो अपन जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अपन
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जब आप सेपरेट कर लेंगे तो ये 0 से 3 तक x हो जाएगा dx, और फिर माइनस 0 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेपरेट कर दिया इनको। और अब 0 से 3 तक x का इंटीग्रेशन x² by 2 आता है, तो ये 9/2 हो जाएगा। और ये तो आप जानते हो 0 से 3 तक इसका जो इंटीग्रेशन है वो n(n-1/2) होता है। अभी अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो इट इज 9/2 - 3 विच गिव्स यू 3/2। तो एक आप इसमें नोट ऑब्जर्व करें कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब आपको आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जब ये 0 से लेके n तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया होगा तो इसका आंसर हाफ ऑफ द अपर लिमिट आता है। जो भी आपको ऊपर वाली लिमिट दे रखी है, लेकिन याद रखें जब यहाँ पे 0 होगा तभी है ये हाफ ऑफ द अपर लिमिट। तो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये 3 था तो आंसर 3/2 आता है। तो ये दो रिजल्ट डायरेक्टली आप याद रखें, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी यहाँ पे आ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ सकता है, और मॉड्यूलस भी आ सकता है। तो आपने सबसे पहले मॉड आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आए या फ्रैक्शनल पार्ट आए, सारी भी कंडीशंस में सबसे पहले आपने वो सिंबल उनके हटाने हैं। मॉड हटाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है, फ्रैक्शनल पार्ट हटाना है, उसके बाद वो फर्दर इंटीग्रेट होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए डायरेक्ट आंसर याद रखें 0 से n तक होगा तो n(n-1/2) होगा। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 0 से n होगा तो फिर n/2 आता है। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3। कितनी जगहों पर प्रॉपर्टी 3 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपन डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि 0 से लेके a तक f ऑफ x dx, इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस x dx के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसा मैंने आपको बोला कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जिन क्वेश्चन को आपको बहुत समय लगता था, जो ज़्यादा टाइम लेते थे, वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आके जब प्रॉपर्टीज इन पे लगने लगेंगी तो और ज़्यादा इजी हो जाते हैं। और इसलिए ये प्रॉपर्टीज का इजाद किया गया है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है कि कई बार फंक्शन को आप 0 से a तक इंटीग्रेट करने जाओ, बजाय उसके यदि आप उसमें ये प्रॉपर्टी लगा के उसको इंटीग्रेट करो तो वो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। 0 से a तक x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दें। अच्छा, दोनों वैल्यू में फर्क कुछ नहीं आता, ये दोनों वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन इसके बजाय इससे करोगे तो फिर कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दूंगा, लेकिन बिफोर दिस कि ये होता कैसे है तो वो आप देख लें। बड़ा इजीली आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन ये है कि मैं इसको लेके चलता हूँ और इसमें मैंने e माइनस एक्स को t मान लिया। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बराबर माइनस dt आएगा। एंड देयरफॉर अवर इंटीग्रेशन बिकम, जब आप इसमें लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो ये a बन जाएगा, जब अपर लिमिट a डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा।
a माइनस एक्स को आपने t ले लिया तो ये एफ टी बन गया, और dx की जगह पर आपने लिखना है माइनस डी टी। और अब इसमें हम लगा देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 कल आपने पढ़ा था। प्रॉपर्टी 2 से लोअर को अपर और अपर को लोअर, मतलब लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 से a तक एफ टी डी टी बन जाता है। और उसके बाद आप इसमें लगा देंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 कि यदि आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दो तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। और आप देखेंगे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड लेके चले हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंच गए, तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। दूसरा, इसी बात का एक और फॉर्म है फोर्थ प्रॉपर्टी का, और भी जनरलाइज वर्जन इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि फोर्थ प्रॉपर्टी को ऐसे भी कहीं कहीं यूज किया जाता है कि ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। दोनों बातें बराबर होती है। ये बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है, उसी का जनरलाइज फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ए है, यहाँ पर लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। मतलब यदि मैं इसको 0 से रिप्लेस कर दूं तो ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा। और आप देख लो, यदि एक ही जगह पे 0 डालोगे तो ये बिल्कुल यही प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये एकदम जनरलाइज फॉर्म है, जब लोअर लिमिट आपको 0 नहीं दिया हो तब ये इस तरीके से यूटिलाइज होता है, और इसको भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही मूव करेंगे कि a प्लस बी माइनस एक्स को अपन ने t मान लिए, तो यहाँ पे dx बिकम्स माइनस डी टी, एंड देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन बिकम्स, यदि x की जगह पर लोअर लिमिट a डालेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, ये b बन जाता है। जब x की जगह पर अपर लिमिट b डालेंगे तो ये a आएगा। इसको आपने t मान रखा है तो ये f ऑफ t हो गया, और dx की जगह पर आप माइनस डी टी लिखेंगे तो ये dt सामने माइनस आएंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दीजिए, ए बी लिख दो, यहाँ पर एफ टी डी टी लिख दो, ये अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 2 से लिखा। और उसके बाद इसको आप ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1, और इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी 4 बेसिकली कहीं कहीं बुक्स में आप देखोगे केवल इतनी दी जाती है, कहीं कहीं इसके साथ ये भी दिया जाता है। दोनों फॉर्म प्रॉपर्टी नंबर 4 में काम में आते हैं। अब एक बात यह है कि इनसे भी दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं, और वो ये हैं, ये अब आपके बहुत क्वेश्चन में हेल्प, जिससे क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज़्यादा जो है, यदि आप इसी क्वेश्चन को इंडेफिनाइट में करने जाओगे तो आपको बहुत वक्त लगता है। इसके लिए मेथड आपने सीखा है कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि इवैल्यूएट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इंडेफिनाइट का क्वेश्चन है। यदि आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो फिर यहाँ पर आपने मेथड पढ़ा था कि साइन एक्स को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b लिखते हैं, फिर a और b का वैल्यू निकालोगे तब जाके ये सॉल्व। आप ये जो टाइप है ये आपने वहां पे पढ़ा, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स अपॉन c साइन एक्स प्लस d कॉस एक्स, उस तरीके से ये इंटीग्रेट होता है। तो करीबन 7-8 लाइनें लगेंगी तब जाके ये सॉल्व होगा। लेकिन जब ये डेफिनाइट का क्वेश्चन बनेगा, जब ये क्वेश्चन डेफिनाइट में आएगा तो आपको बस इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने, इन दो से ही वो रिजल्ट निकल के आते हैं। तो पहला रिजल्ट ये है
कि 0 से लेके a तक f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस x, यदि इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिया है तो आंसर इसका आप डायरेक्ट हाफ ऑफ दी अपर लिमिट लिख देना, a/2 आंसर होता है। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, और इसका सब्जेक्टिव मेथड भी आपको बताऊंगा कि जब सब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखने आएगा तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और ए से लेके बी तक f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x ऐसा दिया हो dx, तो इसका आंसर b माइनस a/2 होता है। तो ये दो रिजल्ट हैं, दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। तो ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अपन ये प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक तो ऑब्जेक्टिव तरीका बता दिया कि जब क्वेश्चन आपका बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा आंसर ये लिख देना। अब आपको बता रहा हूँ कि जब सब्जेक्टिव में आएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में उसको कैसे लिखेंगे वो आप देख लो। तो टेक ए स्क्रीनशॉट एंड नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, 7वें पेज की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, और यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। तो दो तरीके से आपको तो पहली बात तो यह है कि ऐसा कैसे होता है। ऑब्जेक्टिव में तो ये रिजल्ट बता दिया, अब मैं इसी को पकड़ के आपको इसका सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन, मतलब जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इससे कंपेयर करो और ऐसा मैच कर गया तो आंसर a/2 लिख देना, हाफ ऑफ द अपर लिमिट। अब इसी रिजल्ट का मैं वेरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ। वेरिफिकेशन का मतलब है दिस इज दी सब्जेक्टिव मेथड। जब ये सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा तो आप इस टाइप के हर क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो जैसे मैंने यही क्वेश्चन ले लिया, बस मैंने इसको आई नाम दे दिया इंटीग्रेशन को, बाकी मेरा सब कुछ सेम है। तो मैं अब आपके इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ये आपका a/2 हो जाता है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हो, इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। और जैसे ही आप करोगे ये तो आपको मिल जाएगा ये x की जगह पर क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस x। तो होता ये है कि इसमें ये दोनों बातें इंटरचेंज होके आ जाती हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, इन दोनों में यदि फर्स्ट इक्वेशन में आपने fx ऊपर लिया है तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने से ये दूसरा वाला ऊपर आ जाता है। अब होता यह है कि जब आप इन दोनों को, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है क्वेश्चन की, और जब आप इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i बनेगा और राइट हैंड साइड में इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो इसका आंसर इंटीग्रेशन का a आएगा, एंड देयरफॉर आवर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स a/2। ये इसका वेरिफिकेशन है। मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में आप इसको समझो कि जैसे इस पर बेस मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक, यही ले लेता हूँ, sin x अपॉन sin x प्लस cos x। तो इसका आंसर π/4 आएगा, हाफ ऑफ दी अपर लिमिट, क्योंकि ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में है। क्यों है इस फॉर्मेट में? क्योंकि ये जो जगह आपको दिख रही है cos x, ये cos x को आप क्या लिख सकते हो, ये cos x को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अब देखो ये क्या लिखा है, fx, और ये लिखा है f ऑफ a माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है। तो cos x को आपने ये लिख देना है। तो जैसे ही आपने पैटर्न पहचाना कि ये है तो आंसर हाफ ऑफ दी अपर लिमिट। बाकी अब इसका जो सब्जेक्टिव अप्रोच है
बिल्कुल इसी तरीके से ये फर्दर मूव होगा कि होता एक्चुअली ये है कि भाई ऑब्जेक्टिव आया तो अपन ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को इस मेथड से सब्जेक्टिवली कैसे अप्रोच करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखोगे। मान लो ये आपको वैल्यू प्रूफ करने आया, तो आप इस इंटीग्रेशन को आई नाम दे दें, 0 से लेके π/2 तक sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल बोर्ड में आप ऐसे ही लिख देना। फिर आप लिखना बाई प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। आप वहां पे P4 मत लिखना, आप पूरी प्रॉपर्टी मेंशन करना, 0 से a तक f ऑफ x बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, पूरा प्रॉपर्टी लिखना वहां पे, ठीक है। ये P3 P1 P2 मत लिखना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो बाई प्रॉपर्टी 4, जब आप यहाँ पर x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, ये कॉस, ये भी क्या बन जाएगा कॉस, और ये क्या बन जाएगा साइन। देखो आप ये दोनों इंटरचेंज हो गए और कॉस आ गया ऊपर। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2, बिल्कुल वही स्टेप सारे कर रहा हूँ, तो ये 2i बन जाएगा। और आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो π/2 आ जाएगी, एंड देयरफॉर आई का वैल्यू आपका π/4 हो जाएगा, हाफ ऑफ दी अपर लिमिट। अब बिल्कुल ऐसे ही आप वो सेकंड वाले का वेरिफिकेशन करना, जब ए से लेके बी तक बिल्कुल सेम है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है। जब ए से बी आएगा तो क्वेश्चन होगा आपका f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो जब आप उसमें प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ fx a प्लस बी माइनस एक्स आएगा, यहाँ fx आएगा। फिर जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2i बचेगा, ये दोनों 1 बन जाएंगे, सेम होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अब आपका जो यहाँ पे पहले a आ रहा था, बट इस केस में आपका a से b तक है लिमिट, a से b तक लिमिट है, तो इसलिए यहाँ पर b माइनस ए बनेगा, और इसलिए ये b माइनस a/2 आएगा। जब आप a से b तक, ये आपने अभी लिखा था ना रिजल्ट, कि जब ये a से b तक होगा, बिल्कुल सेम अप्रोच से आप करोगे, ऊपर fx नीचे fx और यहाँ पर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, तो इसका आंसर b माइनस a/2 आता है, ठीक है। बिल्कुल आप यदि इसमें a को 0 लिख दो, यदि आप a को 0 लिख दो तो ये वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो, सेम रिजल्ट है। तो बिल्कुल सेम अप्रोच है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी यही आएंगी, जब सेकंड इक्वेशन बनाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन b माइनस ए आएगा, और वो जो 2i वाला 2 से डिवाइड करोगे तो b माइनस a/2 आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ भी आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और छोटी सी बात देखना, जैसे मैं अब आप 8 की बात करूं, पेज नंबर 8, अब बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बिल्कुल बैठे बैठे बनाते रहो क्वेश्चन। जैसे इस एक बात पर बेस में एक आपको क्वेश्चन, π/6 से π/3 sin x अपॉन sin x प्लस cos x, आप देख लो ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसे कंपेयर करना, आप a प्लस बी करोगे तो ये 30 + 60 90 हो जाएगा, और 90 माइनस एक्स, तो ये साइन 90 माइनस एक्स बन जाएगा, है ना। बिल्कुल इस पैटर्न पर बेस्ड है, तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, मतलब π/3 माइनस π/6/2, तो ये आएगा π/12 आपका आंसर, है ना। तो आप उसको कर सकते हो, ये इस पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना दिया आपको। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, जरूरी नहीं है इन्हीं के लिए आए, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन ले लूं भाई, रूट एक्स और ये √8 माइनस एक्स ले लिया, 5 और 3 8 माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा,
5 माइनस 3/2 मतलब 1। बहुत क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस पर बेस्ड। मैं 0 से π/2 तक साइन पावर 3/2x अपॉन कोई भी पावर आप ले सकते हो, जो आपकी मर्जी लगे वो पावर लेते जाओ। इसका आंसर हाफ ऑफ दी अपर लिमिट π/4 बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है साइन कॉस के लिए वैलिड है। आप √10 अपॉन √10 प्लस रूट कॉट ले लो, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर बेस क्वेश्चन है। हाफ ऑफ दी अपर लिमिट आंसर। जरूरी नहीं है tan या कॉट आए, सेक भी ले सकते हो। मैं सेक पावर 5/2x ले लिया, यहाँ पे सेक ले लिया और यहाँ पे कोसेक ले लिया। आंसर हाफ ऑफ दी अपर लिमिट π/4। अभी आप और देखो, अच्छा ऐसे भी आ सकते हैं, एग्जैक्ट दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप उसमें आगे बढ़ोगे तो फिर दिखने लगेगा वो। जैसे मैं ये दे दूं, अब ये एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में दिखता नहीं, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करोगे, tan को sin बाई cos लिखोगे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में आपको दिखने लगेगा। cos ऊपर आ गया तो ये cos अपॉन cos प्लस साइन dx हो गया। तो आंसर हाफ ऑफ दी अपर लिमिट 5/4। ठीक है, tan हो cot हो कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। पावर आपका रूट हो 3/2 का हो 5/2 का हो क्यूब हो, सबके लिए जब ये इस फॉर्मेट में बेस क्वेश्चन होगा तो आंसर आप डायरेक्टली इसका हाफ ऑफ दी अपर लिमिट या फिर b-a/2 करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में करेंगे, सब्जेक्टिव में आपको बताया 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों ऐड होंगी, वहां 1 बनेगा और फिर ये जाके डिवाइड हो जाएगा 2 नीचे। ठीक है, तो ये पैटर्न है। बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग किया था प्रॉपर्टी नंबर 4 का, वो स्टार्टिंग मैंने आपको किया था कि 0 से a तक जब आप fx किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो हो सकता है कई बार वो मुश्किल हो इंटीग्रेट करने के लिए, लेकिन जब आप उसमें 0 से a तक f ऑफ a माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो वो ज़्यादा जल्दी इंटीग्रेट हो जाता है। तो मैं इसका एक यूटिलाइजेशन पर बेस आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे इफ यू हैव टू इंटीग्रेट मान लो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना आ गया, तो जब आप इसको इंटीग्रेट यदि साधारण मेथड से करने जाओगे ना, तो 1 माइनस एक्स पावर 99 का एक्सपांशन 100 टर्म बनाएगा। ये बाइनोमियल एक्सपांशन है। वो 100 टर्म में पहले एक्स को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हर टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसमें लिमिट डालेंगे 0 से 1 तक, फिर जाके आपको आंसर मिलेगा। नॉर्मल मेथड ये है। ठीक है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन को, ये 0 से a तक f ऑफ x है, लेकिन यदि आप इसी क्वेश्चन में इसको इस तरीके से प्रॉपर्टी 4 लगा दें, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है, मतलब x की जगह 1 माइनस एक्स लिखना है। जब यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एक्स लिखोगे ऐसा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आता, तो ये देखो क्वेश्चन अब आपका कितना इजी फॉर्मेट में पहुंच गया। ये आपका x पावर 99 हो जाता है, और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये 0 से 1 तक x पावर 99 माइनस एक्स पावर 100 dx हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेना तो ये 1/100 बनाएगा, ये 1/101 बनाएगा, और आंसर आपका 10100 आएगा। ये आंसर है इसका करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। व्हाई वी यूज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी से कई बार इंटीग्रेशन आपके बड़े आसान हो जाते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के 2 पार्ट हैं, और उन 2 पार्ट पे भी 2 रिजल्ट मैंने बनाए हैं, और वो 2 रिजल्ट पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी जहां पर यूज हो सकती है, क्यों यूज करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, तो वो आपको बताया। यदि आप इसको नॉर्मल मेथड से पूरा एक्सपैंड करके इंटीग्रेट करोगे तो बहुत समय लगता है, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दें तो ये सीधा पावर, यदि
देखो ये 99 का पावर यदि यहाँ होता तो क्वेश्चन मेरा बड़ा इजी हो जाता, लेकिन ये 99 यदि बाइनोमियल पे लगा दिया तब ये इसको एक्सपांड करके एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके लिमिट डालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने से ये पावर इंटरचेंज हो जाती है, ये उसके 99 इस पे आ जाता है, ये बन जाता है क्वेश्चन, और उसके बाद ये बड़ा इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह है फोर्थ प्रॉपर्टी, इस पर बेस आप क्वेश्चन बनाइए। एक दो क्वेश्चन और मैं कल डिस्कस करूंगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदरवाइज हम प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बंद कर रहा हूँ।